और ये कैंसर जो है जनरली बोन्स को अफेक्ट करता है और बोन्स में फ्रैक्चर कर देता है और काफ़ी खतरनाक कैंसर है। सर डायबिटीज़ क्या डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर से या नहीं? क्लब्स में जा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, उससे ब्लड कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी मरीज़ को, किसी को आपने कैंसर से ट्रीट किया, वो बच्चा ना तो सिर्फ जिया, सर्वाइव किया, बल्कि वो इतनी ऊँची ओहदे तक पहुँच गया कि उसने खुद फिर उसी कैंसर पे रिसर्च की। सर एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, मान लीजिए कीमो हुआ, आपका ट्रीटमेंट हो गया और आप अभी फ्री हो चुके हैं ब्लड कैंसर से। क्या वापसी के चांसेस होते हैं कि दोबारा से हो जाए? क्योंकि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ को हुआ है वो कैंसर, उसका नाम है मल्टीपल मायलोमा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, कोई ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के हमें लगे कि हमें डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल। सर जैसे कि आपने इंडिया में भी आपने एजुकेशन आपकी इंडिया से है, फिर आपने प्रैक्टिस यहाँ पे की है, देन आप यूके में गए और वहाँ पर क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों की जो स्टडी है, जो एजुकेशन मेथड है, प्रैक्टिसेस में क्या है मतलब कहाँ बेटर और क्या क्यों नहीं? लेकिन हमारे पास आयुर्वेदा में ये ट्रायल कहाँ पे है? नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं है। उनका जो पैनक्रियाटिक कैंसर था, उन्होंने उसको इग्नोर किया कि मैं जो है आयुर्वेद से ट्रीट करूँगा इसको और वो मेरे ख़्याल से इंडिया आए थे और उन्होंने सोचा कि मैं उसको आयुर्वेद से ट्रीट करूँगा और वो उनका कैंसर फुली क्यूरेबल था। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिले किया अपना ट्रीटमेंट, उसके बाद वो इनक्योरेबल हो गया और हमने इतना एक गोल्डन आदमी 50 साल की उम्र में खो दिया कि आप जो है आयुर्वेद पे विश्वास उठा लें अपना और हो सकता है कि ये पॉडकास्ट के बाद थोड़े से आपको आयुर्वेदिक वर्ल्ड से कुछ आपको जो है क्वेश्चंस। सर एक चीज़ और है, जैसे जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इसमें प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है उनको एक्सपोज़र के लिए यूके जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो ब्लड कैंसर और कैंसर से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स, उनका क्योर और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग अपना सकते हैं। तो इस वार्ता के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, आपको बहुत खुशी होगी जानकर, वो लंदन से हैं और लास्ट 21 ईयर्स से जो है वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं लगातार। लंदन हो या इंडिया, वो रेगुलर विजिट करते रहते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर लंदन में भी, और वो ब्लड कैंसर, एनीमिया और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पे वो एक रेगुलर रिसर्च बेस्ड अपना वर्क किए जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है, वो ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है और साथ ही साथ लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से फर्स्ट एशियन काउंसलर भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी का, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे पॉडकास्ट में है। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए और मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि सडनली ऐसा भी कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। सो इट इज़ अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड इट इज़ माय एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू बी हियर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। और मैंने जाना कि आपका पॉडकास्ट जो है काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है। सो आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि सर आप ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ जो है आप जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे फर्स्ट एशियन काउंसलर भी हैं, जैसे कि आपके साथ बातों में भी मालूम हुआ है। तो थोड़ा-सा पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप जस्ट एक इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। जी, बिल्कुल। सो मेरा नाम डॉक्टर सुनील गुप्ता है और मैं दिल्ली का पला-बड़ा हूँ और दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ जो न्यू दिल्ली में है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकलौता मेडिकल कॉलेज है। वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। सफदरजंग हॉस्पिटल से मैंने पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ दिल्ली से मैंने ब्लड डिसऑर्डर और हेमेटोलॉजी की ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने सोचा कि देखा जाए कि इंडिया की प्रैक्टिस में और जो हमारा सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है उसकी प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में जाने के लिए। नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर में मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आ गई हाथ में जो उससे भी ज़्यादा
अट्रैक्टिव थी और वो थी सिडनी में, और सिडनी मेरा एक ड्रीम सिटी था और ऑस्ट्रेलिया मेरा ड्रीम कंट्री था। तो मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया गया कि आप यहाँ पे आके काम करिए, तो मैं रॉयल नॉर्थ शोर हॉस्पिटल सिडनी में मैंने वहाँ 1 साल काम किया। और उसके बाद एज़ लक वुड हैव, I got chance in King's College Hospital in London, which was even a bigger opportunity. तो वहाँ से मुझे आमंत्रण आया कि आप अगर यहाँ पे आके ट्रेनिंग पूरी करना चाहें अपनी, तो आप इधर आइए। तो मैं 2004 में लंदन किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मैंने पूरी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं कंसल्टेंट बना 2011 में। तो पिछले 14 साल से मैं कंसल्टेंट हूँ, हेमेटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। लुईशम हॉस्पिटल है साउथ लंदन में, और जो एक पार्ट है एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट का, किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल, गाइज़ एंड सेंट थॉमसेस हॉस्पिटल, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है टीचिंग हॉस्पिटल का। तो उसके साथ मैं हूँ और मैं क्लिनिकल लीड हूँ अपने डिपार्टमेंट में, हेमेटोलॉजी में, लुईशम हॉस्पिटल में। इसके साथ मैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वड हूँ, तो मैं सीनियर क्लिनिकल लेक्चरर हूँ, गाइज़, किंग्स एंड सेंट थॉमसेस मेडिकल स्कूल ऑफ मेडिसिन। और उसके अलावा मैं रिसर्च लीड हूँ, तो क्लिनिकल रिसर्च में मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। पिछले 10 साल से मैं तकरीबन 10 या 15 क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुका हूँ ब्लड कैंसर के ऊपर। इसके अलावा मैं लोकल काउंसलर हूँ कंज़र्वेटिव पार्टी के थ्रू। एक जगह है वहाँ ब्रोमली, जो काफ़ी पॉश और बड़ा ही हाई एंड इलाका है साउथ लंदन का। उसमें मैं 2022 से काउंसलर हूँ। उसमें मैं वाइस चेयरमैन हूँ हेल्थ एंड वेलबींग बोर्ड का। इसके अलावा मैं वहाँ पे जो है हेल्थ स्क्रूटनी कमेटी के अंदर मेंबरशिप है मेरी, और मैं वहाँ पे जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा रोल है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो उस इस इथॉस पे मैं हमेशा से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, मेरा अपना योगा स्कूल है, जिसका नाम है हेल्दी लिविंग योगाश्रम। ये पिछले 13 साल से जनता की सेवा फ्री में कर रहा है। कोई भी आना चाहे वहाँ पे अपना लोनलीनेस हटाने के लिए, अगर वो अकेला फ़ील कर रहा है तो आइए। 90 मिनट्स का हमारा योगा सेशन होता है हर संडे को। इसके अलावा जो है वहाँ पे मेरा कुछ फ़िलैंथ्रोपिक वर्क है, जिसमें मैं जन स्वास्थ्य सहयोग, एक हॉस्पिटल है बिलासपुर में, सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मैं अपनी सेवाएँ प्रदान करता हूँ। क्लिनिक्स करता हूँ और स्टाफ़ को पढ़ाता हूँ। तो ये थोड़ा नटशल थोड़ा बड़ा हो गया, इतना छोटा तो नहीं है नटशल। तो ये मेरा फुल डिस्क्रिप्शन है, और लाइफ़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे लाइफ़ में, लेकिन इसी का नाम जीवन है, ज़िंदगी है। धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंस्पायरिंग और फ़ैंटेसी भरी आपकी जो लाइफ़ है, वो जर्नी मुझे समझ आ रही है। तो इससे जो ब्लड डिसऑर्डर जो हेमेटोलॉजिस्ट आप हैं, उस तरफ जाना कैसे हुआ? इंटरेस्ट था? बहुत बढ़िया बात आपने बोली। तो इसमें मैं आपको जो एक्चुअल स्टोरी बताऊँगा वो लोगों को शायद इंस्पायर ना करे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई थिंक इट इज़ अ वेरी नोन टर्म दीज़ डेज़, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें किसी चीज़ को आप किसी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है और आप उसको विजुअलाइज़ करने लग जाते हैं, और फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में होती जाती है। तो इसी प्रकार से मैं जब मैं अपनी पीडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग की लास्ट ईयर में था, तो मैंने एक पिक्चर देखी, बॉलीवुड की पिक्चर, और मुझे पिक्चर का ध्यान एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें जो है डॉक्टर जो है, उसमें हीरोइन जो है उसको ब्लड कैंसर होता है, और डॉक्टर जो है बड़े स्टाइल से, क्योंकि इंडिया में हम डॉक्टर्स की स्टेटस बड़ा ऊँचा है, तो वो डॉक्टर जो है टेलीफ़ोन पे डायग्नोसिस को रिवील करता है, तो बोलता है इट इज़ अ स्ट्रेट केस ऑफ ल्यूकीमिया। अब वो ल्यूकीमिया वर्ड और उसका कहने का स्टाइल मेरे दिमाग में चिपक गया। मुझे लगा कि ये ल्यूकीमिया वर्ड क्या है, ये जो है इसका डॉक्टर बनना है मेरे को। तो और उसमें ब्लड डिसऑर्डर, लाइक ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर के अंदर दौड़ता है। एक ही कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर को जोड़ता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ब्लड का स्पेशलिस्ट बनना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो हम ज़्यादातर बताते हैं कि ब्लड स्पेशलिस्ट बनने में एक अलग मज़ा क्यों है? उसका कारण ये है कि जब पेशेंट आता है, तो आप उसके ब्लड से उसको डायग्नोसिस करते हो, उसके बोन मैरो से डायग्नोसिस करते हो, और फिर उसको ट्रीट करते हो। तो डायग्नोसिस भी आप करते हो और ट्रीट भी आप करते हो। लेकिन जो बाकी कंडीशंस हैं, उसमें शायद ऐसा ना हो। बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं कि डायग्नोसिस भी आप कर रहे हो, ट्रीट भी आप कर रहे हो।
तो इट इज़ व्हाट यू कॉल एज़ फ्रॉम बेंच टू बेड। आपने लेबोरेटरी के बेंच में डायग्नोसिस किया और पेशेंट को फिर आपने बेड में ट्रीट किया। तो इसका ये एक अट्रैक्शन है ब्लड डिसऑर्डर का। और एज़ आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड एज़ अ लक वुड हैव, बट ब्लड कैंसर के अंदर जितनी ज़्यादा इन्वेंशंस और इनोवेशंस हुई हैं पिछले 10-15 साल में, और किसी फील्ड में नहीं हुई। हम हर साल एक नई दवाई लेके आ रहे हैं ब्लड कैंसर के रूप में। तो इट इज़ अ मोस्ट हैपनिंग फील्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आप थे वो ब्लड डिसऑर्डर्स पे आपकी काफ़ी अच्छी आपकी एजुकेशन भी रही, आपकी प्रैक्टिस भी उसी में हो रही। तो थोड़ा-सा ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में कितनी तरह का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम ऐसा करते हैं कि संक्षेप में ब्लड डिसऑर्डर्स को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है जो जनरल हीमेटोलॉजी होती है, जिसमें कैंसर नहीं होता, और जिसको हम बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट हीमेटोलॉजी, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट हीमेटोलॉजी, जो कैंसर का रूप है, ब्लड कैंसर का रूप है। तो अगर आप नॉन मैलिग्नेंट हीमेटोलॉजी करें तो उसके अंदर जैसे हो गया एनीमिया, वेरी सिंपल थिंग। सबको है कि मैं थकी हुई हूँ, थका हुआ हूँ और मेरा चेहरा सफ़ेद हो रहा है, वो एनीमिया है। अब एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन बी 12 की वजह से हो सकता है, और भी कई सारे कारण हैं। तो एनीमिया हो गया। फिर कुछ लोगों को धब्बे पड़ जाते हैं, लाल धब्बे, उनको ब्लीडिंग होती है, वो आईटीपी है, वो एक हो गया, ब्लीडिंग हो रही है। फिर कुछ लोगों को आपने नाम सुना होगा डीवीटी, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उन्होंने लंबी कोई यात्रा करी हवाई जहाज़ से, और उसके बाद उनको ब्लड क्लॉट जम गया लेग में या लंग में, तो वो हो गया। सो एक्सेसिव क्लॉटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एनीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ये तो हो गया नॉन मैलिग्नेंट। अब आते हैं मैलिग्नेंट में, जिसमें कई सारे ब्लड कैंसर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर आप मुझे उस पे बोलने का बोलेंगी तो मैं बता सकता हूँ कि ब्लड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव इन द पॉडकास्ट। नहीं, नहीं क्योंकि एक्चुअली क्या है ऐसे कि ब्लड कैंसर आजकल इतना नॉर्मल हो गया है और इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे केसेज़ अब ब्लड कैंसर्स के आने लगे हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप ब्लड कैंसर्स के ऊपर बात करें, कितनी तरह का होता है, कैसे होता है? तो ये एक हमारा एक मैं कहूँगा कि ये एक मिथ है कि भई हमारा ब्लड कैंसर बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, वो आपको पता ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब हमारे यहाँ हर जगह लैब्स हो गई हैं, हरे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, तो डायग्नोज़ ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अरे ये हम लोग साहब पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं या मैगी बहुत खाते हैं, या हम लोगों का मॉडर्न लाइफ़स्टाइल हो गया है, या लोग जो है क्लब्स में जा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, उससे ब्लड कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मैं एक जनता को ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। ये ब्लड कैंसर होता है क्योंकि आपके जीन्स जो हैं अ, वो वाले जीन्स नहीं जो आपको माता-पिता से मिले हैं, वो जीन्स जो आपके कैंसर सेल के हैं, वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं और वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है कि एक सेल का, किसी भी सेल है, आपकी स्किन का सेल है या आपकी आंतड़ियों का सेल है, वो सेल डिवाइड होता जा रहा है और मर नहीं रहा है। तो कैंसर हो गया। कोई चीज़ की बहुतायत हो जाएगी, बहुत सारे सेल हो जाएँगे तो कैंसर का रूप ले लेंगे ना। क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को रेगुलेट किया हुआ है। भाई 4 आएँगे तो 4 जाएँगे, 5 आएँगे तो 5 जाएँगे। अब यहाँ पे हो गए 10 और जा नहीं रहे 5, तो क्या होगा? यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, कैंसर हो गया। तो ये है, तो अगर आप कैंसर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं ब्लड कैंसर के, उसमें भी हम लोग जो है एक लाइन खींच देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसमें मैं मेनली डिफरेंशिएट करूँगा कि जो कैंसर तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से मतलब कि कुछ ही वीक्स में या कुछ ही दिनों में एकदम से कैंसर हो गया, उसे कहते हैं एक्यूट कैंसर, एक्यूट ब्लड कैंसर। उसके मैं नाम आपको बताऊँगा। फिर कुछ कैंसर है जो धीमे-धीमे आते हैं और धीमे-धीमे ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो उसके अंदर जैसे ल्यूकीमिया वर्ड तो हर किसी ने सुना होगा, बड़ा ही ड्रेडफुल और बड़ा ही खतरनाक सा नाम है। तो ल्यूकीमिया आपका एक्यूट ल्यूकीमिया होता है, क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है। क्रॉनिक मतलब धीमे आने वाला, एक्यूट मतलब फास्ट आने वाला। फास्ट, ठीक है? तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि कोई चीज़ बड़ी एग्रेसिवली आ रही है, तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। कोई चीज़ धीरे-धीरे आ रही है, तो कम नुकसान पहुँचाएगी। ज़ाहिर-सी बात हो गई। तो ल्यूकीमिया हो गया, एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया। उसके अंदर भी कई सारे सब टाइप हैं।
बच्चों के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का ल्यूकीमिया होता है और वो मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चों में। इसका नाम है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL। ये मैं आपको जो एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये कैंसर फुली क्यूरेबल है, पोटेंशियली फुली क्यूरेबल है बच्चों के अंदर। तो किसी बच्चे को अगर अनफॉर्चुनेटली एक्यूट लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया हुआ है, तो माता-पिता घबराएँ नहीं और उसका इलाज करवाएँ। वो फुली क्यूरेबल कंडीशन है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और वो पूरी लाइफ अपनी जी सकता है। यहाँ पे मैं एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, वो मैसेज भी है, उसके कई सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस आते हैं, जिसमें मैंने एक बच्ची को ट्रीट किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में, 8 साल की बच्ची थी, उसको मैंने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से ट्रीट किया था। ये बात हो गई तकरीबन 1998 के करीब की। अब आप इमेजिन करिए कि वो बच्ची का क्या हुआ? वो बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई, ट्रीट हो गई, क्योर हो गई और वो बच्ची आज मेरे साथ लंदन में कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रही है। वाओ! वो बच्ची ने जब बच्ची बड़ी हो गई और उसने मेरा जो मुझसे कॉन्टैक्ट बनाए रखा और उसने एक बुक लिखी, उस बुक में उसने मेरा नाम पहले पेज पे मेंशन किया कि किन-किन लोगों ने मेरे को ट्रीट किया, तो मुझे बड़ी ही आप इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती एक डॉक्टर के लिए कि किसी मरीज़ को, किसी को आपने कैंसर से ट्रीट किया। वो बच्चा ना तो सिर्फ़ जिया, सर्वाइव किया, बल्कि वो इतनी ऊँची ओहदे तक पहुँच गया कि उसने खुद फिर उसी कैंसर पे रिसर्च की। तो ये एक अनयूजुअल स्टोरी है जो मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो वापस आते हैं कैंसर के टाइप्स पे। तो दूसरा कैंसर होता है ग्लैंड कैंसर जिसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं नेक में या आर्मपिट्स में, चेस्ट में, ग्रोइन में, उनमें लिम्फोमा होता है। तो उसी प्रकार से उसमें एक फ़ास्ट आने वाला लिम्फोमा होता है और एक स्लो। तो उनमें से बताएँ हाई ग्रेड लिम्फोमा एंड लो ग्रेड लिम्फोमा। वो भी वही हो गया कि कितनी फ़ास्ट आ रहा है। इसके बाद एक और जो कैंसर है जिसका आपने नाम सुना होगा क्योंकि कुछ फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ को हुआ है वो कैंसर, उसका नाम है मल्टीपल मायलोमा। और ये कैंसर जो है जनरली बोन्स को अफ़ेक्ट करता है और बोन्स में फ्रैक्चर कर देता है और काफ़ी खतरनाक कैंसर है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कैंसर की ये है कि सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी कैंसर में हुई है और पिछले 10 सालों में 10 से ज़्यादा अ, द जो दवाइयाँ आई हैं वो मल्टीपल मायलोमा में आई हैं। यहाँ मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगा फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी एक नया ट्रीटमेंट मोडालिटी इन्वेंट हुई है पिछले 5-6 सालों में, जिसका नाम है कार टी थेरेपी और उसमें इंडिया में भी उसके सेंटर्स खुल गए हैं और खुलना शुरू हो रहे हैं। उससे आपको जो है वो क्योर भी हो सकता है मल्टीपल मायलोमा और जो हाई ग्रेड लिम्फोमा है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं CAR-T थेरेपी से और ये थोड़ा महँगा ट्रीटमेंट है, लेकिन ये क्योर कर सकता है पेशेंट को। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं ब्लड कैंसर में। तो जैसे सर आपने इनके डिफरेंट टाइप्स तो आपने बता दिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं, कोई ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के हमें लगे कि हमें डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल। तो ऐसे जैसे आप समझेंगे कि हमने ये सभी जानते हैं इस बात को कि भई जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आए उतना ही उसका चांस बढ़ जाता है क्योर का। बिल ठीक-सी बात है। तो कभी भी मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा अपनी जनता को कि कोई भी सिम्पटम और बल्कि मैं एक अगर आपको जनरल टर्म बोलूँ, कोई भी प्रॉब्लम कहीं आप देखें खड़ी हो रही है, तो उसको जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं निप इट इन द बड। तो जब वो चीज़ उग रही है, उसी समय काट दीजिए उसको। घर में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई लीक हो रहा है या रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वहीं पे ट्रीट करने की कोशिश उसको बढ़ने ना दें। इसी प्रकार से बीमारी है। तो जैसे आप एनीमिया ब्लड कैंसर कैसे आपको पता लगेगा? एनीमिया होगा, तो आप थकावट महसूस कर रहे हैं। आप जो है पहले जो है लंबी-लंबी सैर करते थे, अभी कह रहे हैं कि भाई मैं पहले 2 मील सैर कर लेता था या कर लेती थी, अभी मैं आधी मील में थक रही हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ने में थकावट हो रही है, साँस फूल रही है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, गम में ब्लीडिंग हो रही है। सुबह ब्रश किया तो देखा अरे! इतनी ब्लीडिंग कैसे हो गई?
नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है, आपको ब्रूज़िंग हो रही है, चकत्ते पड़ रहे हैं या कोई भी ऐसा सिम्पटम जो अनयूजुअल है। अब देखिए कोई भी चीज़ आपको अनयूजुअल पता लग जाएगी। अब आप ठीक-ठाक हैं, आपको सडनली जो है चेस्ट में यहाँ पे दर्द होने लगा या यहाँ दर्द होने लगा या पीठ में दर्द होने लगा। आप खुद ही सोचिए, ये ऐसा क्यों हुआ है भई? मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो कोई ऐसे वज़न नहीं उठाया, तो दर्द क्यों है? और फिर ये देखते हैं चलो 1-2 दिन का दर्द होता है कि ठीक है, थोड़ा पोस्चरल हुआ होगा। लेकिन अगर वो दर्द चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको घर नहीं बैठना है। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो जो है बाहर से वो टीवी पे देख रहा था कि कुछ तरीका बता रहे थे कि आप जो है ज़ीरा खा लीजिए, अजवाइन खा लीजिए और उससे ये सब ठीक हो जाता है। नहीं, आप वो करिए। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद गलत चीज़ है या योगा गलत चीज़ है। मैं खुद योगा का इंस्ट्रक्टर हूँ, खुद आयुर्वेद में विश्वास रखता हूँ। लेकिन जो हमारी प्रूवन थेरेपी है, जिसको हमने रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल से प्रूव किया हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती है और उसको हमने उस पे विश्वास ज़रूर रखें। ये मैं प्लीज़ बोलना चाहूँगा और मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आपको अगर देना चाहूँ, तो स्टीव जॉब्स का है। जो स्टीव जॉब्स जो माइक्रोसॉफ्ट सॉरी एप्पल के फाउंडर थे, उनका जो पैनक्रियाटिक कैंसर था, उन्होंने उसको इग्नोर किया कि मैं जो है आयुर्वेद से ट्रीट करूँगा इसको और वो मेरे ख़्याल से इंडिया आए थे और उन्होंने सोचा कि मैं उसको आयुर्वेद से ट्रीट करूँगा और वो उनका कैंसर फुली क्यूरेबल था। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिले किया अपना ट्रीटमेंट, उसके बाद वो इनक्योरेबल हो गया और हमने इतना ये एक गोल्डन आदमी 50 साल की उम्र में खो दिया। तो मेरा जनता से ये आग्रह है कि आप कुछ भी करिए, एक्सरसाइज़ करिए, योगा करिए, आयुर्वेद किए, कोई पत्ती का फल जो भी आपको करना है करिए। लेकिन प्लीज़ जो प्रूवन मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको प्लीज़ फ़ॉलो करें। अपने को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएँ, देखें क्या है। अगर आपका डायग्नोसिस होता है ब्लड कैंसर का, हार नहीं मानें, अपना दिल छोटा ना करें, ट्रीटमेंट कराएँ, पॉज़िटिव एटीट्यूड रखें, आप ठीक हो जाएँगे। हम इसके ट्रीटमेंट में जाएँ, उससे पहले मैं थोड़ा-सा एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। कैंसर्स को लेके कुछ भ्रांतियाँ या कुछ गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, जिसमें कि जैसे आप अभी कुछ एक बातें आपने तो क्या वो जनरल गलतफ़हमी है जिनसे हमें दूर रहना है? अगर आप मुझे एग्ज़ाम्पल बताएँ कि क्या गलतफ़हमियाँ हैं तो जैसे मतलब जैसे आप अभी कह रहे थे कि आयुर्वेद से भी ठीक होता है, तो इस तरह की कुछ और भी गलतफ़हमियाँ होंगी कि या फिर ये उसके क्योर से लेके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती हैं इंसान को? देखिए, ये मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा अपने कॉलीग्स को जो आयुर्वेदिक के कॉलीग्स हैं, कि आयुर्वेद जो है एक प्रूवन साइंस है, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हमने उसके अंदर रैंडमाइज़ कंट्रोल ट्रायल नहीं किए। अब कोई भी चीज़ प्रूव होती है माधुरी जी तो कैसे प्रूव होती है कि ये उससे बेहतर है? आप ट्रायल करके देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है? उसी से हमने प्रूव कर दिया, हमने 1000 पेशेंट्स के लिया 500 पेशेंट को हमने दवाई दी, 500 को नहीं दी, ठीक है? जो जिनको दवाई दी थी वो ठीक हो गए, जिनको दवाई नहीं दी वो ठीक नहीं हुए। तो प्रूव हो गई बात। लेकिन हमारे पास आयुर्वेदा में ये ट्रायल कहाँ पे है? नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है आयुर्वेद पे विश्वास उठा लें अपना और हो सकता है कि ये पॉडकास्ट के बाद थोड़े से आपको आयुर्वेदिक वर्ल्ड से कुछ आपको जो है क्वेश्चंस आएँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं पे भी कि आयुर्वेदा गलत चीज़ है। आयुर्वेद का जो क्योंकि वो जड़ी-बूटियों का है, वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। आप उसको लेते रहे, उसका कोई इंटरैक्शन नहीं है एलोपैथिक ड्रग से, लेकिन एलोपैथिक ड्रग जो है हमने वर्ल्ड वाइड इतने सारे मरीज़ों को ठीक किया है, क्योर किया है, उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया है और अब जो कार-टी थेरेपी है, जो प्रूवन थेरेपी है, जिसने काफ़ी लोगों को ठीक किया है पिछले 5-1 साल में, तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये लेकिन ये मत सोचे कि नहीं मैं तो आयुर्वेद से ठीक हो जाऊँगा और हो जाऊँगी और मैं तो उसी पे कायम रखूँगी। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अपने दिमाग से निकालो। एक चीज़ सर जनरली लोगों में सुनने को भी आती है और मैं भी थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में, इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी बेसिकली कि अगर किसी पेरेंट को है, मदर या फादर में से, तो क्या ऐसे चांसेस हैं उनके बच्चों
बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जो ब्लड कैंसर है, वो जेनेटिक नहीं है। वो जो जिसे आप बोलते हैं इनहेरिटेड नहीं है। तो आप ये ना समझें कि मेरे को कैंसर हो गया तो मेरे बच्चों को भी होगा, या जो मुझे कैंसर हुआ तो मेरे माँ-बाप की वज़ह से कैंसर हुआ। ये कैंसर, ब्लड कैंसर, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि कुछ कैंसर्स को छोड़ के, जैसे ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें ब्रका जीन को देखा गया है कि ब्रका जीन अगर है आपके पास, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ब्रका जीन्स की एब्नॉर्मैलिटीज़ आपकी फैमिली में देखने को मिलती हैं। ब्लड कैंसर के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी माता-पिता को या फैमिली में किसी को हुआ है तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। एनेक्डोटली ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी को मल्टीपल मायलोमा था और आपको भी हो गया, लेकिन उसके अंदर हम लिंक प्रूव नहीं कर सकते, कोई जीन को प्रूव नहीं कर सकता। तो आपका ये कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली ये आने-बाने नहीं। एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि आपका बहुत अच्छा इसमें वास्ट नॉलेज है और काफ़ी लोगों को कुछ तो मतलब उतना क्लियर भी नहीं होती है चीज़ें। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो खराब हो गई है। तो क्या वाक़ई जीवन शैली का जो हमारा है लाइफ़स्टाइल है उसका असर पड़ता है या ब्लड कैंसर उससे कहीं कुछ रिलेटेड है? जैसे मैंने पहले बोला, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न्ड होते जा रहे हैं, हमें बाहर खाना, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट में खाना और घी तेल का खाना, ये कल्चर थोड़ा हमारे देश में, इंडिया में बढ़ गया है। इसी में एक चीज़ और ऐड कर लूँ, बिल सबको लगता है कि केमिकल्स जो है वो सब्जियाँ हैं, यूरिया वगैरह पड़ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। कुछ कैंसर्स हैं ब्लड कैंसर में, जैसे एक कंडीशन है माइलोफाइब्रोसिस, जिसमें बोन मैरो सॉलिड हो जाती है। उसको देखा गया है कि कुछ लोग जो पेंट में काम करते हैं, जैसे पेंटर्स होते हैं जिनका हाथ हमेशा पेंट में डूबा रहता है, और या डाई में जो लोग काम करते हैं, जैसे किसी कंपनी में डाई बनाने की कंपनी है, या उसके देखा गया है कि उसमें कुछ रिलेशन है लिम्फोमा के साथ। बट वो इतना कोई प्रूवन नहीं है। और जीवन शैली का जहाँ तक है कि भई आपके खाने में केमिकल्स हैं या कुछ और उसके अंदर जीवन शैली में है, तो देखिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना तो आपकी लाइफ़ के लिए वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे इंडियंस के अंदर हार्ट डिज़ीज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये 3 चीज़ें बहुत कॉमनली होती हैं, और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो कैंसर तो कैंसर इज़ नॉट द लीडिंग कॉज़ ऑफ कैंसर ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। द लीडिंग कॉज़ ऑफ कैंसर अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़, जिसमें आपका हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये सब आते हैं, और ये सारे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो लेकिन लाइफ़स्टाइल के चेंज होने से या बाहर ज़्यादा खाना खाने से ब्लड कैंसर का इंक्रीज़ इंसिडेंस है, ऐसा नहीं है। सो डायबिटीज़ क्या डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर से या नहीं? ओबेसिटी को देखा गया है कि रिलेटेड है बाकी कैंसर्स के साथ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और ओबेसिटी का रिलेशन देखा गया है, और बी कैंसर जो सॉलिड कैंसर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन देखा गया है। लेकिन ब्लड कैंसर के साथ डायबिटीज़ का या ओबेसिटी का रिलेशनशिप नहीं देखा गया है। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे नई रिसर्च आई है पिछले 2 सालों में, जिसमें ये देखा कि मल्टीपल मायलोमा का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं ज़्यादा। तो अगर आप वेजिटेरियनिज़्म जो है एक अच्छी चीज़ है, और उम, मेरे ख़्याल से मैं एक रफ़ अगर आपको गेस्टिमेट दूँ तो मेरे ख़्याल से पहले मेरे ख़्याल से 70 टू 80% इंडियंस वेजिटेरियन थे, अभी थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन वेजिटेरियनिज़्म जो है वर्ल्ड को हमने ही सिखाया है, और हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें उसको प्रोपेगेट करना चाहिए। तो हमें ये फ़ैशन में नहीं रहना चाहिए कि नहीं साहब, हमें तो नॉन-वेज खाना इज़ इन फ़ैशन, और हमें अ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन-वेज को बिल्कुल शन कर देना चाहिए, लेकिन आप उसको कंट्रोल में खाएँ और एक्सेसिव अमाउंट में ना खाएँ। अगर आपको नॉन-वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है, ठीक है आप खाएँ, लेकिन उसके साथ आपको हाई रफ़ेज डाइट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, जिसके अंदर रॉ वेजिटेबल्स हो गए या कुक्ड वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 या 6 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, बल्कि अब तो क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, 5 से लेकर 10 तक आपको रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हर दिन खाने हैं, और 30 टू 60 मिनट्स की एक्सरसाइज़ आपको डेली करनी है, वेट कंट्रोल करना है।
तो ओवरऑल आपका लाइफ़स्टाइल बेटर है, आपकी लाइफ़ की क्वालिटी बेटर होगी और कहीं न कहीं वो कैंसर को प्रिवेंट करेगा, लेकिन ब्लड कैंसर का उसके साथ रिलेशन नहीं देखा गया है। चलिए, सिर्फ ब्लड कैंसर है, उसके ट्रीटमेंट के क्या चीज़ें हैं? उसके ट्रीटमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है? जैसे हमने शुरू में बताया कि हमने क्लासिफ़ाई किया एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। तो ज तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो एक्यूट हो रहा है, जो फ़ास्ट आ रहा है, उसको तो हमने ट्रीट करना ही करना है। उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आपको तकलीफ़ दे जाएगा, तो उसको हमने ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है? कीमोथेरेपी से। अब एक ये धारणा है, एक मिथ है, कीमोथेरेपी, ओह माय गॉडनेस! लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कीमोथेरेपी से और फिर जो है हमारी जो भ्रांतियाँ डाली गई हैं कि भाई आपके अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, आपको जो है शरीर खराब हो रहा है आपका, कीमोथेरेपी कभी मत लगवाना। और इस तरीके के बहुत सारे पॉडकास्ट या बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे, कीमोथेरेपी मत लगवाना। से प्लीज़ डरे नहीं, कीमोथेरेपी एक क्योर है आपके कैंसर का। जितनी जल्दी कीमोथेरेपी लगवाएँगे, उतनी ही जल्दी आपका क्योर होगा। तो प्लीज़ ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के, लेकिन वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कंट्रोलेबल हैं आज की मॉडर्न मेडिसिन से। आपको कीमोथेरेपी में जैसे अगर कोई आपका उल्टी आती है या आपका कोई स्किन रैश होता है या कोई आपके ब्लड काउंट्स कम होते हैं, उसका हमारे पास अच्छा इलाज है उसको काउंटर करने का। तो प्लीज़ या बाल उड़ जाते हैं लेकिन बाल तो वापस आ जाते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं अगर यंग लोगों के अंदर जैसे जो लोगों के बच्चे नहीं हुए अभी तक, तो उसमें ये देखा गया कि अगर आपके बच्चे नहीं हुए अभी और आपने कीमोथेरेपी शुरू करी, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके शायद आप बच्चे पैदा ना कर पाएँ। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी लगने से पहले हम आपके स्पर्म्स या एग्स उनको प्रिज़र्व कर लेते हैं, क्रायो प्रिज़र्व कर लेते हैं और फिर जब आपकी कीमोथेरेपी फिनिश हो जाती है, आपका कैंसर क्योर हो जाता है, तो आप उन स्पर्म्स को और एग्स को यूज़ कर सकते हैं। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में तो मैंने यही देखा है कि जिन लोगों ने एग्स एंड स्पर्म्स को प्रिज़र्व किया था, उनको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनको नेचुरली बच्चे हो गए। तो बिल्कुल ना घबराएँ उस चीज़ के अंदर। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उतना जल्दी क्योर होगा। और कीमोथेरेपी जो है मेनस्टे है ट्रीटमेंट का। क्रॉनिक कैंसर्स के अंदर कई बार कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खाली ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर वो कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग है, तो हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो स्लो ग्रोइंग कैंसर लंबे समय तक रहता है और हो सकता है कि आप 90 साल के हो जाएँ और वो कैंसर आपको तंग ना करे। कीमोथेरेपी के अलावा कोई दूसरा सर्जिकल पार्ट भी इसका होता है या सिर्फ कीमोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट? ब्लड कैंसर के अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है। जो सॉलिड कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर एक्सेट्रा, उसके अंदर सर्जरी का रोल है। लेकिन ब्लड कैंसर के अंदर नहीं है क्योंकि ब्लड तो हर जगह है, तो हम लोग उसको चेंज कैसे करेंगे? हाँ, उसका एक काउंटर पार्ट है जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं और उसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो मैं जितने भी इंडियंस जो हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि इंडियंस जो हैं अनफॉर्च्युनेटली वो आगे नहीं आते हैं अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए। तो अगर आप अपना एचएलए जो है मैचिंग करवाएँ और अपना नाम रजिस्ट्री में डालें कि हाँ, अगर किसी को कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर और उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, तो मैं अपना बोन मैरो देने को तैयार हूँ। बोन मैरो जो हम लेते हैं, वो ब्लड से लेते हैं आजकल। हम लोग बोन मैरो बोन के अंदर छेद नहीं करते हैं। हम लोग ब्लड से निकाल लेते हैं स्टेम सेल्स और उससे हम लोग जो है दूसरे पेशेंट को दे देते हैं और वो पेशेंट क्योर हो सकता है। तो मेरी एक बहुत ही एक निवेदन है, प्रार्थना है सबसे कि एक तो ब्लड डोनेशन करके आया करें रेगुलरली। जो लोग यंग लोग हैं या एज ग्रुप में हैं, प्लीज़ ब्लड डोनेशन की बहुत आवश्यकता रहती है। आप समझ सकते हैं कि ब्लड जो है एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है और अपना नाम दर्ज करवाएँ बोन मैरो डोनेशन के लिए और सॉलिड ऑर्गन के लिए भी। अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी वजह से और वह इंसान यंग है, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो दूसरों को देके उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है।
यहाँ मैं एक और बोलना चाहूँगा कि मैं खुद जो है रजिस्टर्ड हूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अगर मेरी आकस्मिक मृत्यु होती है तो लंदन में डीकेएमएस एक संस्था है जिसके नाम में अपना मेरा उसमें रजिस्ट्रेशन है कि मेरे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए जाएँ और मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी अपना मैंने नाम रजिस्टर कराया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो है अपने सारे ऑर्गन्स अपने अपने पहले ही आप उसमें जी। रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होगा। तो अच्छा है, अब तो इंडिया में भी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल, पहले इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ब्लड डोनेशन पे अभी हमने लास्ट टाइम अभी एक पॉडकास्ट किया है, इनफैक्ट वो कल ही आने वाला है। 57 टाइम्स कोटद्वार के ही हैं, वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं और रेगुलर अभी भी करे जा रहे हैं। बिल्कुल। और 4500 की उनकी टीम है, जो रेगुलर इस पे काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छे अब लोग इसमें अवेयर हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं बहुत इस अच्छा, तरीके की बहुत चीज़ें। अच्छा। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, मान लीजिए कीमो हुआ, आपका ट्रीटमेंट हो गया और आप अभी फ्री हो चुके हैं ब्लड कैंसर से। क्या वापसी के चांसेस होते हैं कि दोबारा से हो जाए? ये डिपेंड करता है किस प्रकार का कैंसर हुआ, किस स्टेज में कैंसर हुआ और ये 2 चीज़ें मेन हैं। तो अगर जैसे लिम्फोमा है लिम्फोमा में स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक की डिज़ीज़ होती है, तो अगर आप स्टेज 1 टू 2 तक हैं तो अगर वहाँ पे क्योर हो गया ट्रीटमेंट हो गया तो उसके रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने बताया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो चिल्ड्रन के अंदर है, वो बहुत क्यूरेबल है। एएमएल एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से क्यूरेबल है। जो हाई ग्रेड लिम्फोमा है वो कीमोथेरेपी से क्यूरेबल है 80% 70 टू 80%। और एक और बड़ा पर्टिकुलर कैंसर होता है जिसको हम हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। वो जनरली यंग लोगों को अफेक्ट करता है जो टीनेजर होते हैं या यंग एडल्ट होते हैं जिसमें 21 साल हो गए 22 साल हो गए या 30 साल तक उनके अंदर ये 90% तक क्यूरेबल है कि और उसका व्हेन आई से क्यूरेबल मींस कि वो रिलैप्स नहीं होगा। जो रिलैप्स के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जैसे 60 साल के ऊपर है, उसमें रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं जैसे CAR-T थेरेपी है, वो काफ़ी क्योर रेट उसका इंक्रीज़ हो गया है उस वजह से। तो आपका ये कहना है कि बहुत ही मतलब माइनर कोई चांस है, वो भी किसी पर्टिकुलर कैंसर डिज़ीज़ में? हाँ, कुछ कैंसर्स हैं जो थोड़े से नोटोरियस हैं रिलैप्स के अंदर जैसे एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया है और जो मैंने बोला मल्टीपल मायलोमा हालाँकि इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं, लेकिन वो आज भी इनक्योरेबल है, उसको क्योर नहीं कर सकते। उसकी हम लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं डिफरेंट मेडिसिन से। अभी लोग जो है नियरली 10-10, 15-15 साल मल्टीपल मायलोमा के साथ जी रहे हैं और CAR-T थेरेपी ने तो और उसका एक्सटेंड कर दिया है। तो multiple myeloma is incurable as of now. It might become curable in coming days and years, but at the moment it is incurable. लेकिन वो आता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आता है, फिर रिलैप्स होता है, फिर हम उसको ठीक कर देते हैं, फिर वो रहता है। तो वो रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन है और बट इनक्योरेबल है अनफॉर्चुनेटली। सर, इसी में जैसे कि आप जो है वो रिसर्च फील्ड से भी आप जुड़े हैं और आपका रिसर्च में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर हम इस फील्ड की बात करें ब्लड कैंसर्स और इससे रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आने वाले 10-12 सालों में हम कहाँ देखते हैं? आपका जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतना फास्ट एडवांसमेंट की है पिछले 10, 15, 20 सालों में और वो टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है। आपकी आईटी इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और वही चीज़ मेडिसिन में आ रही है। तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग नई-नई दवाएँ जो है कंटीन्यूअसली हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, नई-नई दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए एज़ सच। मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रोग्रेस की है पिछले 10-15 सालों में और आगे वाला आने वाला समय और भी अच्छा होगा। आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि हम कितनी अच्छी-अच्छी नई-नई मेडिसिन लेके आएँगे और जो पेशेंट्स का लाइफ स्पैन बढ़ाएँगी और हो सकता है उनको क्योर भी करें। सर, पीछे आपने एक बात की थी कि हमारे जब हमने ब्लड डिसऑर्डर्स की बात की थी और टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स की बात की थी, तब आपने विटामिन जो हमारा बी 12 डेफिशिएंसी वाला जो पार्ट था, वो कितना रिलेटेड है इससे और उसको हम कैसे जो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे उनसे जो कमी है, कैसे हम उससे उभार सकते हैं खुद को? तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का ब्लड कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। जी।
विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो प्योरली वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, जिसमें वो मिल्क भी नहीं ले रहे हैं या एग्स भी नहीं ले रहे हैं। तो मिल्क के अंदर विटामिन बी 12 होता है, एग्स में होता है, लेकिन बाकी जो वेजिटेरियन वर्ल्ड है उसके अंदर विटामिन बी 12 नहीं होता है। तो अगर लोग जो वीगन हैं उनको देखना पड़ेगा कि वीगन वर्ल्ड में कौन-सा विटामिन बी 12 है। अदरवाइज़ विटामिन बी 12 की अगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो वो आपका विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को ठीक कर सकता है। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो है वो एनीमिया कर सकती है, आपके बाल थोड़े झड़ जाते हैं और आपका जो है टंग थोड़ी सोर होती है, आपका ये जो लिप्स हैं वो फट जाते हैं। तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी है, जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग जो वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन बन जाएँ या जो लोग वीगन हैं वो मिल्क लेना शुरू कर दें या डेयरी लेना शुरू कर दें। मैं ये कहीं पे भी मैसेज नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ कि वीगन लोगों में, वेजिटेरियन लोगों में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उसको सप्लीमेंट कर लें टैबलेट से, तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसी एक एनीमिया भी है जो हमारी जो लेडीज़ हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने इस पे प्रोजेक्ट भी किया था एनीमिया इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ ट्राइबल लेडीज़ के ऊपर। तो उस समय भी हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए थे कि बेसिकली एनीमिक जो है वो हमारी काफ़ी सारी लेडीज़ हो जाती हैं। तो उनसे सर क्योर के जो है क्या उनकी डाइट ऐसी हो, कैसे वो हेल्दी कौन-सी हेल्दी डाइट्स वो लें जिससे कि एनीमिया को हम दूर रख सकें, लेडीज़ बेसिकली? ये आपने प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा है क्योंकि हम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं ब्लड कैंसर वगैरह के बारे में, लेकिन हम जो सबसे सिंपल और सबसे कॉमन चीज़ है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, क्यूरेबल चीज़ है, लेकिन अगर वो किसी को होता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। यंग लेडीज़ जो है थकी रहती हैं, उनके बाल झड़ते हैं, स्किन ड्राई रहती है, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती अ, एंड उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पुअर रहता है। तो यहाँ पे मेरा मैसेज ये है कि आप डाइट बेस्ड रखें, कि देखें कि किसमें जो है आयरन रिच फूड है, जैसे जैगरी हमारे इंडियन घरों में मिलता है जो गुड़ बोलते हैं, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन है। पहले तो कॉज़ पे आते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसके अंदर क्यों होता है? अब किसी को जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी है, पीसीओएस है या जो है उनको एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है जिसे अमीनोरेजिया बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड लॉस होता है। अब अपना ब्लड लॉस होगा और हेवी ब्लीडिंग होगी तो आपका आयरन डेफिशिएंसी होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके अंदर जो है अब हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड को कैसे ट्रीट करना है या तो कॉइल से करना है या क्या है वो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ता हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको और कहीं से ही ब्लीडिंग हो रही है। जैसे आपको धब्बे पड़ रहे हैं या नोज़ से ब्लीड हो रही है, गम से ब्लीड हो रही है। तो आप जो है पहले ये देखें कि कहीं आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। जी। एक कंडीशन होती है जिसको हम वॉन विलिब्रेंड डिज़ीज़ बोलते हैं, जो काफ़ी कॉमन कंडीशन है। तो किसी को भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ अपना इलाज पर इन्वेस्टिगेट करें कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके अलावा यस, आप डाइट पे देखें जैगरी है या बाकी स्पिनच है या बाकी सारे फ्रूट्स हैं, आप आई एम श्योर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस-किस फूड में आयरन ज़्यादा है। बट जो मेन चीज़ है, वो ये है कि आयरन की सिरप या टैबलेट प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लेना शुरू करें। जो हमारी माताएँ और बहनें जो हैं वो थकावट का महसूस कर रही हैं, उनको ब्लीडिंग ज़्यादा है, प्लीज़ अपना फुल ब्लड काउंट एफपीसी या सीबीसी कराएँ, फेरिटिन कराएँ, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन कराएँ, सीरम आयरन कराएँ, विटामिन बी 12 कराएँ, विटामिन डी कराएँ और देखें अगर उनको विटामिन बी 12, विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी है, वो प्लीज़ करेक्ट करें, डॉक्टर से मिलें। आप ओवर द काउंटर आयरन टैबलेट्स ले सकते हैं और बहुत मेन अगर ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है, तो आयरन का हम ब्लड इन्फ्यूज़न भी देते हैं और वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट करता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप थकी हुई लग रही हैं या आपको काम में जी नहीं लग रहा या आप
जो है वो आपके बाल झड़ रहे हैं या ड्राई स्किन है, आप प्लीज़ ये टेस्ट कराएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बोलूँगा कि काफ़ी बच्चियाँ या यंग लड़कियाँ, उनको डायग्नोसिस कर देते हैं लोग कि इनको डिप्रेशन हो गया, जबकि वो डिप्रेशन नहीं है, वो आयरन डेफिशिएंसी है। और कुछ लोग तो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं कि ये थकी-थकी लग रही है, अरे डिप्रेस्ड है। अच्छा। थकावट और डिप्रेशन अलग चीज़ है, लेकिन वो एक-दूसरे जैसी लग सकती हैं। तो पहले ये आयरन डेफिशिएंसी रूल आउट करें, डिप्रेशन को बाद में देखेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एड्रेस करें और जल्दी से जल्दी ट्रीट करें। सर जैसे कि आपने इंडिया में भी आपने एजुकेशन आपकी इंडिया से है, फिर आपने प्रैक्टिस यहाँ पे की है, देन आप यूके में गए और वहाँ पर क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों की जो स्टडी है, जो एजुकेशन मेथड है, प्रैक्टिसेस में क्या है मतलब कहाँ बेटर और क्या क्यों नहीं? ये हर कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ बजट क्या है और सिस्टम क्या है, कैसे है। तो 1950s में ब्रिटेन के अंदर एक नया हेल्थ सिस्टम शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस। तो उसका मतलब है कि हर किसी को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई होमलेस आदमी हो या औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा और सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी होगी कि उसका नंबर कब आएगा, उसको इलाज कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमारी इंडिया में अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, मैं ये नहीं बोलूँगा दोबारा कि भई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं या थोड़े गरीब लोग हैं, वो जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। और जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और आजकल मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आ गई है, तो उससे काम चल जाता है। तो उसमें फ़ायदा इंडिया के सिस्टम में ये है कि आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको कुछ हुआ आज, आप सीधे चले गए, डॉक्टरों को देखा, उसी दिन देखा, अगले घंटे में देखा, काम हो गया। लेकिन आपको पैसा देना पड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लाखों में भी जा सकता है ट्रीटमेंट। एक-एक दिन का, हज़ारों का, लाखों का आईसीयू का ट्रीटमेंट हो जाता है। और कुछ लोग जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, वो काफ़ी सारी अपनी सेविंग को बिल्कुल ड्रेन आउट कर सकते हैं। इंग्लैंड में जो हेल्थ बजट है, आप मुझे गेस करके बताइए कितना है? आप कितना बता सकते हैं कि हेल्थ जो उनका बजट होता है उसमें से कितना बजट वो हेल्थ के ऊपर लगाते हैं? आप गेस करिए। 15% वन न आप परसेंट नहीं बता, परसेंट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, वैल्यू में बताइए, गेस करिए। नो आइडिया। 100 बिलियन पाउंड के 100 बिलियन पाउंड। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 100, पहले तो 100 उसके ऊपर बिलियन, उसके ऊपर पाउंड, क्योंकि 1 पाउंड की कीमत आज की तारीख में ₹110 है। तो 100 बिलियन को आप 110 से और मल्टीप्लाई करें, तो ये उनका हेल्थ बजट हर साल का। तो आप समझ सकते हैं कि वो हेल्थ के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो वहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स होते हैं, 2 प्रकार के, एक टीचिंग हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं, और एक होता है एक्यूट हॉस्पिटल। तो जो टर्शियरी हॉस्पिटल है उसके अंदर सारे बड़े-बड़े इलाज होते हैं, हार्ट के, नीरों के और बड़ी-बड़ी चीज़ें। और जो छोटे हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर एक्यूट चीज़ें होती हैं, डे टू डे वाली। उसके बाद उनकी एक जीपी सर्विस होती है जिसमें हर छोटे इलाके में एक जनरल प्रैक्टिशनर रहेगा। वो आपका इलाज जो है वो पहले आपको उसके पास जाना है। तो हर नागरिक एक जनरल प्रैक्टिशनर के साथ रजिस्टर्ड रहेगा। कोई भी चीज़ आती है, आपको पहले जीपी के पास जाना है। उसकी हो सकता है आपको उसी दिन देखा जाए या 1-2 दिन के बाद देखा जाए। वो आपको देखेगा, अगर उससे चीज़ नहीं सँभलेगी तो फिर वो आपको एक्यूट हॉस्पिटल में भेजेगा। एक्यूट हॉस्पिटल वाले नहीं सँभाल सकते तो फिर उसको टर्शियरी हॉस्पिटल भेजेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें जो हैं वो एक्यूट हॉस्पिटल पे रुक जाती हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको कैंसर का डायग्नोसिस है तो आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर जो है अगर कैंसर का सस्पिशन है, अगर लगता है ये कैंसर हो सकता है, तो जीपी जो है जनरल प्रैक्टिशनर वो हॉस्पिटल में रेफर करेगा। आपको मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट देखना है और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर पेशेंट डायग्नोज़ हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 60 दिन के अंदर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। नहीं तो हॉस्पिटल के ऊपर पेनल्टी पड़ेगी।
जो कैंसर के डायग्नोसिस नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है, वहाँ पे कंप्लीटली फ्री है। 60 साल के बाद हर मरीज़ को, हर नागरिक को दवाइयाँ फ्री हैं और अगर कोई डायबिटिक है या कैंसर है, तो सब कुछ फ्री है। कैंसर की दवाइयाँ फ्री हैं, डायबिटीज़ अगर है, तो डायबिटीज़ के साथ आपको बाकी जो दवाइयाँ हैं, वो भी फ्री हैं। 60 साल से पहले आपको जैसे एंटीबायोटिक है या कुछ है, तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उसके अंदर एक ये है कि आपका आपका ज़ीरो पैसा है, बिल्कुल ज़ीरो पैसा है। आपको जो हॉस्पिटल में जाने का, बस का या ट्रेन का खर्चा बस वही देना पड़ेगा। तो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं। हर जगह पे हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप कहें कि साहब कोई छोटा हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हर 4-5 छोटे हॉस्पिटल के साथ एक बड़ा हॉस्पिटल है। और जीपी सर्जरीज़ जो हैं वो हर मेरे ख़्याल से कोई भी मरीज़ को 2 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा अपने जीपी को देखने के। सर एक चीज़ और है, जैसे जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो अभी इसमें प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है उनको एक्सपोज़र के लिए यूके जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? देखिए, दूसरों की हेल्थ सिस्टम से शिक्षा लेना या कुछ लर्न करने में तो कोई हर्जा नहीं होता। जाके देखना चाहिए, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। और अगर किसी को अपनी लाइफ़ जो है वो अम, डा चेंज करनी है या माइग्रेट करना है, वो दूसरी चीज़ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप पूरा माइग्रेट हो रहे हैं। अगर आपको यूनाइटेड किंगडम में काम करना है, एक यंग ग्रेजुएट को, तो एक एग्ज़ाम होता है प्लैब, प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड एग्ज़ाम। वो आपको एग्ज़ाम देना है, उसके शायद 3 पार्ट्स होते हैं। एक बार आप वो क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर जॉब्स मिल जाएँगी यूके में, फिर ट्रेनिंग जॉब भी मिल जाएँगी, नॉन ट्रेनिंग जॉब्स भी मिल जाएँगी। एक बार आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई तो आप कंसल्टेंट बन जाएँगे। तो ये एक सिंपल सा रूट है। आप प्लैब दीजिए, ट्रेनिंग में घुसिए, कंसल्टेंट बन जाइए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहाँ का लाइफ़ थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ से। इतने सारे लोग नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो कई बार आपको सूना-सूना भी लग सकता है। आपको लगेगा कि अ, आप पूरा-पूरा दिन हो सकता है कि आपके स्पेशली विंटर्स में कोई आपको दिख ही नहीं रहा है, अपनी पूरी कॉलोनी में। आपको झाँक के देखना पड़ रहा है, कोई है नहीं, क्योंकि सब अपने रूम्स हैं, अपने घरों में बैठे हैं, कोज़ी-कोज़ी अपनी हीटिंग लगा के। और आप जो है ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी सड़क पे गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए या टिक्की खानी शुरू कर दी, वो आपको वो मिस करेंगे। वेदर थोड़ा-सा वेट रहता है पूरे टाइम, सर्दी ज़्यादा रहती है। जो सूरज महाशय हैं, उनके दर्शन थोड़े कम होते हैं, स्पेशली सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में अच्छा रहता है, तकरीबन 2-3 महीने की गर्मी रहती है जून, जुलाई, अगस्त। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि लाइफ़स्टाइल क्या है, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, ड्राइविंग काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो वो कंट्री एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला कंट्री है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंग्लैंड जो है एक ऐसी जगह है जहाँ आपको लंबी-लंबी गाड़ियाँ मिलेंगी या ऊँची-ऊँची आपको बिल्डिंगें मिलेंगी। इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड जो है अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन और तहज़ीब के एक दूसरे की इज़्ज़त करने का जो एक मोटिव है, वो आप वो पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है इंग्लैंड। जो मैंने यूनाइटेड किंगडम से देखा कि वो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और दूसरा जो है वो हुँ, मान लीजिए काफ़ी देर से खड़ा है क्रॉस करने के लिए, तो आप गाड़ी रोक लेंगे और उसको इशारा करेंगे कि आप जाइए, तो वो जाते-जाते आपको थैंक यू बोलेगा, फिर आप भी थैंक यू बोलेंगे। और अगर मान लीजिए रात है, एक-दूसरे को थैंक यू का हाथ नहीं दिख रहा, तो लाइट का इशारा करके भी थैंक यू बोलते हैं। तो हर चीज़ का रूल एंड रेगुलेशन है, ट्रैफ़िक का रूल एंड रेगुलेशन है। कुछ लोगों को वो चीज़ अ, हुँ, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस है तो में हो सकता है पसंद ना आए कि लोग थोड़ा-सा फ्रीडम वाले हैं। इंडिया में लगता है कि हम जो है रेड लाइट कभी भी क्रॉस कर सकते हैं और स्पीड कभी भी बढ़ा सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो वो चीज़ें हैं, वो डिपेंडिंग कि आपकी लाइकिंग क्या है। तो मैंने आपको बिल्कुल एक संक्षेप में बता दिया कि मेन-मेन चीज़ें क्या हैं, जो आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन थोड़े टाइम में वो आपको अच्छी लग जाती हैं। अब जैसे हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए बस में सीट रखी जाएगी, वो बस खुलेगी,
उसका रैंप खुलेगा, फिर वो जो है व्हीलचेयर रैंप बस में आएगी, फिर वो रैंप क्लोज़ होगा। इसी प्रकार से हर जगह डिसेबल पार्किंग है। डिसेबल पार्किंग गेट के साथ ही लगाई जाती है। आप कहीं मैच देखने जा रहे हैं तो डिसेबल लोगों के लिए बिल्कुल या जैसे हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैंने रॉन्ग वर्ड यूज़ किया तो, वो सब चीज़ें हैं। तो it all depends what kind of life you want to live. If you want to live a life where you have got parties and ये those kind of things every day, आपको थोड़ी सी खुला-खुला चाहिए या आपको काफ़ी लोग चाहिए, तो इंग्लैंड माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर यू। सर जनरली हम जब बातें होती हैं तो जनरली एक चीज़ सुनने में आती है कि भारत का जो इलाज है वो सस्ता है। अच्छा, हाँ। जनरली जो सुनने में आता है कि भारत में इलाज सस्ता होता है, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इवन रशियन कंट्रीज़ से काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर से लोग आते हैं। तो एक तो मैं इस पे थोड़ा-सा क्या वो सस्ता तो आई थिंक वो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। तो सस्ते होने के साथ-साथ जो क्वालिटी है यहाँ पर, वो कितनी मेल खाती है और देशों से अगर हम लंदन की बात करें, तो मैच करती है या फिर क्वालिटी में भी डिफरेंस है? मैं बोलूँगा देखिए जब आप डिफ़रेंस देखते हैं 1 पाउंड ₹110 का है और लेबर और सब कुछ देखें तो इंडिया में हर चीज़ ही सस्ती है। इंडिया में लोग जो फ़ॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो मेनली इसलिए आते हैं कि यार कुछ भी खर्च नहीं हुआ और पूरे मज़े ले लिए। तो हर चीज़ सस्ती है इंडिया में और उसी हिसाब से इलाज सस्ता है। और आप गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपने पैसे दिए, 1000 पाउंड में आपका सारा काम हो गया। आपको 5 स्टार होटल में जैसा आपको कमरा भी दे देंगे, आपको अच्छा खाना भी दे देंगे। तो लोग क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्वालिटी में मेरे ख़्याल से we at that level, at the level of private hospitals in India, I think we are far, far ahead in terms of providing quality for that amount of money. कि इतने सस्ते में इलाज हो रहा है, इतना बढ़िया इलाज हो रहा है। तो मैं तो बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेडिकल टूरिज़्म को और बढ़ाएँ और मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें वो कैश काउ बनाना चाहिए या उससे पैसा बनाना चाहिए, लेकिन देयर इज़ नो हार्म अगर हम मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाएँ, इससे हमारे देश की टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ेगी और मेरे ख़्याल से ये चीज़ है जो मेरे दिल को थोड़ी-सी हमेशा तकलीफ़ देती है कि मेरे पास जो इंग्लैंड में मैं पेशेंट देखता हूँ, तो वो इंग्लिश पेशेंट क्या है, इंग्लिश लोगों को घूमना बहुत पसंद है क्योंकि एक तो उनकी पाउंड की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब भी वो आते हैं तो मैं वो या तो छुट्टी पे जा रहे होते हैं या आ चुके होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ गए? तो कहते हैं श्रीलंका गए। कहाँ गए कि साहब हम जो है थाईलैंड गए। उनमें से कोई भी ये नहीं बोलता कि हम इंडिया गए। तो मैं पूछता हूँ आप इंडिया क्यों नहीं जाते? तो वो बोलते हैं कि उधर ये है, उधर वो है, काफ़ी गंदगी बहुत है वगैरह-वगैरह। तो टूरिज़्म पे जो नॉन मेडिकल टूरिज़्म है, वो हम उसमें बहुत पीछे हैं। मैं बहुत कंट्रीज़ में घूमा हूँ और जो है I'm afraid to say I don't think the figures might be saying something। हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत बोलती है कि साहब लास्ट ईयर इतने मिलियन लोग आए। कहीं पे भी चले जाइए करोल बाग या चांदनी चौक या कहीं पे भी, मुझे हार्डली कोई टूरिस्ट मिलता है। और फिर हम लोग थोड़ा-सा हल्का-सा एरोगेंस में बोलते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने 1.4 बिलियन लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम अपनी ही इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे टू से। सो नॉन मेडिकल टूरिज़्म में हम लोग बहुत पीछे हैं एंड दैट वी शुड ट्राई टू टैप। वी हैव गॉट फैंटास्टिक मॉन्यूमेंट्स, इतनी हिस्टोरिकल कंट्री है हमारा। अगर हम अपना होटल्स को ठीक करें, आई एम अफ्रेड टू से द सिचुएशन ऑफ होटल्स, अगर आप 5 स्टार होटल की बात ना करें, 3 स्टार या 4 स्टार, द कंडीशन इज़ डिस्पेकेबल इन द 3 टू 4 स्टार होटल। मैं खुद यहाँ पे कई बार रुका हुआ हूँ। कहीं बेड टूटा हुआ है, शावर टूटा हुआ है, नलका टूटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, कहीं पे जाले लगे हुए हैं वगैरह-वगैरह। सो आई एम रियली सॉरी टू से अगर लेकिन मेरे ख्याल से क्रिटिसिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू इम्प्रूव एंड टूरिज़्म इज़ नॉट गुड। हम लोग टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ से कंट्री की इकोनॉमी की बहुत ऊँचा किया जा सकता है। क्यों? ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, आपने करना क्या है? आपने एक अच्छा-सा स्वागत देना है। द मोमेंट यू शुड एंटर दिल्ली एयरपोर्ट और एनी एयरपोर्ट, आपको लगना चाहिए कि हमारे जो एयरपोर्ट पे हमारे कर्मचारी हैं वो मुस्तैद हैं। क्यूज़ जो हैं फटाफट निकल रही हैं। एक वेलकमिंग सा माहौल है।
हमारी टैक्सीज़ ठीक हैं और टूटी-फूटी नहीं है वगैरह। तो ये चीज़ को हम अगर हम देखें तो वी विल बी एट पार विद मैनी अदर स्मॉलर कंट्रीज़, मैनी स्मॉलर कंट्रीज़ व्हिच आर डूइंग मच बेटर इन देयर टूरिज़्म सेक्टर। बट फिर भी आपकी जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है वो ये है कि मेडिकल टूरिज्म को एटलीस्ट हम ग्रो कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास हम पूरे वर्ल्ड को टैप कर सकते हैं। सर एक्चुअली जैसे कि अभी हमारी कैंसर को लेके काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो एक कुछ टाइम पहले अभी हमारे इंडियन जो क्रिकेट प्लेयर हैं सिद्धू, आप भी जानते होंगे। तो उसमें एक्चुअली वो एक केस स्टडी मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने एक जो वीडियो बना के डाला उसमें उन्होंने कहा था कि जो वाइफ है उनको 4th स्टेज कैंसर में वो थी और डॉक्टर्स भी ऑलमोस्ट मना कर चुके थे। देन उन्होंने कहा कि मैंने डाइट उनका एक चार्ट बनाया, रेगुलर गैप्स में गैप बढ़ा दिया और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को हमने प्रिवेंट कर दिया, उनको देना रोक लिया। और उसके बाद नीम की पत्तियाँ और वही सब जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि नाउ शी इज़ कैंसर फ्री। तो क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसमें कुछ चीज़ें जैसे जैसे कहते हैं कि जब बाउंसर आता है तो डक कर जाते हैं, मैं डक कर जाऊँगा कुछ चीज़ों पे। उसका एक कारण है, मैं इसलिए डक नहीं कर रहा कि मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो मुझे उनकी जो है और शायद जब उन्होंने वो मैंने देखा वो उनका वीडियो, उसमें उन्होंने पूरी चीज़ नहीं बताई कि भई उनकी वाइफ़ का क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ था कि नहीं हुआ? चल रहा था डॉक्टर्स ने। हाँ, तो अगर आप कहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खाली नीम की पत्तियों से ही ठीक हुआ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद में गड़बड़ी है। एक चीज़ होती है ऑटोफैजी, जिसमें एक जापानीज़ साइंटिस्ट को, फिज़िशियन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो एक ऑटोफैजी का प्रोसेस शुरू होता है जिसके अंदर कैंसर सेल्स को बॉडी खुद ही इरेडिकेट कर देती है, खा जाती है। तो उनको शुगर यस अगर आप शुगर डिप्लीट करते हैं तो कैंसर सेल्स की एनर्जी कम हो जाती है और वो मरने लग जाते हैं। carbohydrates unfortunately they have got a bad name anyway. So it is a half cooked story. उन्होंने शायद एक ही साइड की चीज़ को बताया, उन्होंने शायद दूसरी चीज़ को नहीं बताया और मैं कमेंट भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि क्या ट्रीटमेंट उन्होंने किया। तो अगर वो ये कहते हैं कि हाँ, बाकी ट्रीटमेंट भी हुआ, रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुआ या नहीं हुआ, उसके साथ ये भी हुआ, तो दैट इज़ फाइन। एज़ आई सेड कि आप कीमोथेरेपी करवाएँ, साथ में आयुर्वेदिक भी लें, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कह देना कि स्टेज 4 डिज़ीज़ खाली नीम की पत्तियों से ठीक हो गया या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो गया, इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज़ अगेन हमारे पास कोई रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है और एनेक्डोट्स के ऊपर काम नहीं चलता है। अगर आपने एक कोई स्टोरी बता दी कि साहब उस पेशेंट को ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेशेंट में होगा वो। तो एनेक्डोट्स पे हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए सर, बहुत टाइम हमने आपका ले लिया और आपको भी निकलना भी, बहुत हमने धन्यवाद। आपको बीच में पकड़ लिया। बहुत लेकिन धन्यवाद बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये पॉडकास्ट था और बहुत नॉलेजेबल था। काफ़ी सारी चीज़ों में भ्रांतियाँ जिसे हम कहते हैं कि रहती हैं, तो आपने वो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये इंटरेक्शन करके। तो लास्टली सर मैं चाहूँगी कि जनरली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को रिगार्डिंग टू योर प्रोफेशन और ये जो ब्लड कैंसर है, ब्लड डिजीज़ेज़ हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, इनको लेकर? ऐसा कोई मेरे ख्याल से जो मैसेज जनरल है कि मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिनिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल एब्सोल्युटली नो स्मोकिंग एंड एज लिटिल एज पॉसिबल रेड मीट। तो आप पहली बात तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें और ठीक रखें। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है मेडिकल साइंस के ऊपर भरोसा रखें। ये अनफॉर्चुनेटली एक स्टोरी चल रही है काफ़ी टाइम से हमारे देश में कि जो है सभी कुछ हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं कई सारे पॉडकास्ट देखता हूँ जिसमें कहते हैं कि भाई स्टेंट मत लगाइए, अ, हम आपका धमनी वैसे ही खोल देंगे जो हार्ट की है। आई प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दैट। हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकता है। अगर आपकी धमनी में आपकी ब्लड वेसल के अंदर स्टेनोसिस है तो प्लीज़ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप स्टेंट लगवाएँ, लाइफ़स्टाइल चेंज करें। लेकिन ये कभी भी ना करें कि आप ये चूरन खा लीजिए या वो खा लीजिए और आपकी आर्टरी खुल जाएगी। सो ये एक मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो
एक मैसेज है। दूसरा मैसेज जो मुझे थोड़ा-सा अपने देश के लिए लगता है कि हाँ, हम लोग जो हैं भारत देश प्रोग्रेस कर रहा है बिकॉज़ ऑफ आवर और मासेस कि हम लोग 1.4 बिलियन है। बट एट द सेम टाइम ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए कि आफ्टर ऑल फूड, वाटर एंड एवरीथिंग विल एक्चुअली रन आउट इफ वी कीप ग्रोइंग एट द पेस व्हिच वी आर ग्रोइंग एट द मोमेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। सो प्लीज़ सारे जो भारतवासी हैं, अपने देश का पहले सोचें, अपने धर्म का या अपने फैमिली के बारे में। वो देश जो है वो हमारा ऐसा ना हो कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में चले जाएँ, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो, हमारे पास पानी की स्कैर्सिटी हो जाए, खाना ना हो, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरी प्रार्थना है कि हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करें। अम, इसके अलावा मेरे ख़्याल से कीप पॉजिटिव एटीट्यूड प्लीज़, कीप द पॉजिटिव माइंडसेट इन एवरी सिचुएशन। कभी भी आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो ये सोचें कि भगवान ने मुझे एक टेस्ट के लिए भेजा है और मुझे ये टेस्ट पास करना है भगवान का, और उनसे भगवान से बढ़िया मार्क्स लेने हैं, क्योंकि हर परेशानी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको अगली परेशानी के लिए प्रेरित करेगी। और कीप ग्रोइंग, कीप अचीविंग ग्रेट थिंग्स। You should always think the top of the mountain is the bottom of the next mountain. Thank you very much. तो सर थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ जुड़े। यू हैव गिवन प्रीशियस टाइम टू आवर शो और होपफुली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ कंटिन्यू करें इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आपको जो नॉलेज है और जो रिसर्च बेस्ड है आफ्टर वर्क उस पे तो आज बात हो ही नहीं पाई है। तो देन अब तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आप हमने समय दिया, अपने विचार साझा किए। मेरा सौभाग्य। थैंक यू। तो आप थे डॉक्टर सुनील गुप्ता और मुझे विश्वास है कि आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिली होगी और बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी दूर हुई होंगी। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी। आप अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।